नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज का ये लेक्चर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर है। और ये हमारा यूनिट सेकंड है। फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम जानने वाले हैं कैसे पशुधन उत्पादन होते हैं और क्या प्रावधान होना चाहिए, कौन कौन से डिजीज होते हैं, कौन कौन से ब्रीड है, वैरायटी है, कैसे इसकी देखभाल करते हैं और क्या है प्रक्रिया, और इससे हम क्यों एग्रीकल्चर में इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो चलिए प्रॉपर जो है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस लेक्चर में आपको समझने को मिलेगा स्कोप और इम्पोर्टेंस के बारे में। कंप्लीटली लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर जो है इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। साथ में स्कोप को समझेंगे, केयर एंड मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। उसके बाद का जो है आगे का लेक्चर जिसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स को समझेंगे, देन हम फिशरीज को समझेंगे। तो ये हम प्रॉपर इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन होती है, कैसे जो है इंसान को एक एनिमल हेल्प करता है। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप जानने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि लाइव स्टॉक होती क्या है, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल सा डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। लाइव स्टॉक उन डोमेस्टिक एनिमल को कहते हैं जिन्हें हम फार्मिंग या फिर फूड और इनकम के लिए पालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक। ठीक है, मतलब अपने फायदे के लिए। कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि इंसान अपने फायदे के लिए जिसे रेयर करता है, मतलब जिसे पालता है, उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक, जैसे कि क्या होगा एग्जाम्पल में होगा हमारा काऊ, बफेलो, गोट, सीप और पोल्ट्री, मुर्गी। चलिए तो आपको मैं ये समझा देता हूं कि ये स्कोप इसका क्या क्या है। तो स्कोप भैया बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए क्रॉप फार्मिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। क्रॉप फार्मिंग जो इसकी रेसिड्यू होती है, जो फीड जो हम लाते हैं वो खेत से निकल जाती हैं। जो हम मेन फसल लगाते हैं उसमें चारे, उसमें जो घास निकलते हैं, वीड जो निकलते हैं, वीड को क्या करते हैं ये लोग चर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग, ग्रेज करना। ठीक है, चरते हैं लाइव स्टॉक। और इसके जो मतलब इसके जो वेस्टेज है, यानी कि जो जो डंग वगैरह हो गया, उससे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। और वो कहाँ पे यूज होता है, क्रॉप की फार्मिंग, मतलब फार्मिंग में फिर वापस से यूज होता है। तो ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। ऑल थ्रो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम मिल्क भी लेते हैं, है ना, इससे हम दूध लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसकी साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली आप देखते रहते हैं कि चारा जो है वो चारा खाती है गाय, गाय जो गोबर देती है उससे बनते हैं खाद, खाद वापस से खेतों में डाली जाती है और वापस से फसल उगाए जाते हैं, वापस से उस फसल को गाय को खिलाया जाता है। तो ये जो है वो साइकिल होता है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कंजप्शन का यूज करते हैं। बीच में हमारा रोल क्या है, रोल है हम अपने फायदे के लिए इसका क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं, अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी सेल करते हैं तो इनकम जनरेट होती है। तो ये हमारा क्या है, अच्छी खासी एग्रीकल्चर में स्कोप है। उसके साथ साथ क्या है और, तो देखिए ड्रॉट पावर के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले के जमाने में, अभी तो बहुत कम गया है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, ऑक्स यानी कि जो बैल की बात करते हैं, वो क्या होता था, वो प्लगिंग करने का काम करता था। ठीक है, वो इंसान के द्वारा खींचे जाते थे, इंसान जो है पीछे लेकर के। ये हमारा फार्मर है, ठीक है, फार्मर है जो प्लग लेकर के रखे हैं, इसके कंधे पे फंसाए हुए हैं और इसको ये खींच रहा है, जिससे जुताई की जाती थी। ठीक, अभी भी होती है बहुत जगह, जो आपको रूरल एरिया में देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर है वो अभी भी इसका यूज करते हैं। लेकिन अब पहले से कम गया क्योंकि अभी बहुत सारे जो है मोड ऑफ जो है फार्मिंग में अलग अलग मशीनरीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह हो गया, या फिर आपको इसमें टीलर वगैरह देखने को मिलता है। बहुत सारा चीजें जो है वो नया नया चीजें आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर लेते हैं, मतलब जैविक खाद की बात कर रहे हैं, जो बनता है एनिमल डंग से, यानी कि गोबर से। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि इंप्रूव करती है सॉइल की हेल्थ को, वाटर रिटेंशन बढ़ाती है, लॉन्ग टर्म की फर्टिलिटी बढ़ाती है, मतलब जो उर्वरक शक्ति जो है मिट्टी की उससे और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे फसल अच्छे से होते हैं। जो एक पेड़ पौधे आप लगाते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, अच्छे तरीके से उत्पाद होती है, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होती है, बाई प्रोडक्ट मिलता है, इनकम जनरेट होते हैं, ज्यादा मुनाफा होता है। किसको मुनाफा होता है, ज्यादा फार्मर को मुनाफा होता है। ठीक है,
फाइनेंशियल सेफ्टी हम बात कर लेते हैं, आर्थिक सुरक्षा की। तो क्या है सेफ्टी नेट? तो लाइफस्टॉक एक्ट एज ए इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्यूर और प्रोवाइडिंग रेगुलर इनकम एंड सिक्योरिटी। तो देखिए खेती करते हैं जब आप, तो आपको क्या मिलता है? इंश्योरेंस मिलता है। जब आप मान लो कोई क्षति हो गई है तो उसके लिए फार्मर को साथ साथ जो है फार्मिंग में तो आपको मिलते हैं, मतलब खेती के लिए तो मिलती है, लेकिन फार्मर को एक और चीज क्या है, इंश्योरेंस मिल जाता है। उनके डोमेस्टिक जो कैटल्स वगैरह है, डोमेस्टिक जो लाइफ स्टॉक के अंदर जो भी एनिमल्स वगैरह है, उनके भी इंश्योरेंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। अब हम लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की बात करते हैं, उद्योग क्या क्या बनते हैं। तो ये लेदर इंडस्ट्री है, जो कि आपको लेदर से बनते हैं, स्किन से बनते हैं। डेयरी सेक्टर में बात कर रहे हैं, जिसमें कि मिल्क, बटर, चीज वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं इससे सेपरेटली बात करूंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम इसको यूज करते हैं, वो हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लेक्चर में इतना ही हम बात करेंगे कि क्या क्या जो होता है लाइफ स्टॉक के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, और कैसे रेडिंग करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वूल और उसके हेयर्स का यूज किया जाता है। वूल अब किसके यूज किया जाता है? आपको ही पता है कि भेड़ के यूज किए जाते हैं, है ना। सिप 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 के यूज होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि सफेद, यानी कि श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति है क्या? इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि श्वेत क्रांति एक्चुअल में है क्या और क्यों आया। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने की मूवमेंट थी, जिससे देश को दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर में आ गया था। आसान भाषा में समझिए तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने की क्रांति को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति के जो जनक हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने ये क्रांति लाई है, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारे ये हमारे मैन है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया था 1970 में। इम्पैक्ट क्या हुआ? तो ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, इंडिया हमारा जो भारत है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला में काउंट हुआ। ठीक, स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं तो फिटोमेशन मार्केटिंग बढ़ी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनियन प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, विलेज लेवल पे सोसाइटीज और मिल्क कलेक्शन का यूनिट लगा, जो कि विलेज से जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से जाता है स्टेट तक। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो जो डेयरीज वगैरह होती हैं वो गांव से मिल्क कलेक्ट करके वहां पे भेजा जाता है। उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में जाते हैं, और मिल्क का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और हमारा जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया बन गया। ठीक है, बाईपास बात कर लेते हैं, मैक्सिमम शेयर कंज्यूमर जो है वो क्या हुआ? डायरेक्टली रूरल फार्मर हो गया। तो एक तरीके से जो किसान है, जो फार्मर है, जो बिजनेसमैन है, जो क्या करते हैं, जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनको भी इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट हुआ इससे, व्हाइट रिवॉल्यूशन से। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इंडियन काउ, यानी कि देसी गाय के बारे में। जो हमारे देसी गाय हैं, सबसे पहले तो आपको सहीवाल के बारे में बता देते हैं। ये सहीवाल है, और आप कैसे इसको पहचान सकते हैं, कैसे समझ में आता है? देखिए, सहीवाल का जो ये स्ट्रक्चर है, जो आपको ये फिगर में देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके की ये गाय दिखती है, जो कि हेवी लू या स्किन यहाँ पे आपको देखने को मिलते होंगे। ये सहीवाल की निशानी है। प्रोमिनेंट यहाँ पे जो है ड्यूलैप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे झिल्ली 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 झुड़िया झुड़िया ऐसे स्किन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सहीवाल है। ठीक है, सहीवाल का ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है, जो कि लोकेशन क्या है? पंजाब। पंजाब में ज्यादा ये पाए जाते हैं, वही मिलते हैं। और हालांकि इसकी रेडिंग जो है अदर स्टेट्स में भी होते हैं, लेकिन वहां के लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल फैक्ट की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग बात कर लेते हैं, इंडिजिनस ब्रीड है, जिसकी बहुत ज्यादा ये दूध देती है। दूसरा हमारा है गिर। गिरकाओ की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिक कॉन्वेक्स प्रोमिनेंट फोरहेड आपको दिखाई देगा। इसकी जो हॉर्न है वो इस साइड देखने को मिलता है, साइड वाइज। ठीक है, ये ऊपर ज्यादा उठे नहीं होते हैं। इसकी कान जो होती है वो नीचे की तरफ डाउन होती है, लॉन्ग होती है, पेंडुलस ईयर भी कहते हैं इसे। लोकेशन की बात कर लेते हैं तो गिर जो है वो हमारा गिर फॉरेस्ट, गुजरात के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो ये गाय जो है ज्यादा दूध देती है, साथ में गिर की बहुत ज्यादा डिमांड है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो मिल्क क्या करती है?
वेरी हार्डी मिल्क यील्डिंग ब्रीड है ये इसकी थिक होती है इसके दूध और ज्यादा दूध देती है। एक्सोटिक काऊ की बात कर लेते हैं, यानी कि विदेशी नस्ल वाले जो काऊ होते हैं, गाय होती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा है होल्स्टीन फ्रिesian, जो कि एचएफ से नाम से हम जानते हैं, जिसका ओरिजिन है नीदरलैंड। नीदरलैंड में इसका ओरिजिन हुआ था। ट्रेड की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ मिल्क ग्लोबली, सबसे ज्यादा जो है वो दूध देती है। लेकिन क्या करते हैं, ये ब्लैक और व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। दूध तो ज्यादा देती है, लेकिन इसकी जो फैट की मात्रा होती है वो हमारे देसी से कम होती है। तो अगर आप इसका दूध अगर कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो इसकी फैट की मात्रा कम देखने को मिलती है और थोड़ा सा पतली दूध देखने को मिलती है। ठीक। सेकेंड हमारा है जर्सी, जो कि बहुत सारे जगह देखने को मिल रहे हैं। अभी अपने गांव गांव में भी जर्सी देखने को मिलता है, जर्सी का क्रॉस भी देखने को मिलता है। हालांकि ये ओरिजिन है यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से ये जर्सी को लाया गया है, इंपोर्ट किया गया है अपने यहाँ जो सीमन लाया गया है, तैयार किया गया है, क्रॉस कराया गया है, फिर हमारे यहाँ जो है इस चीज को यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बफेलो की, यानी कि भैंस की। तो ये मुर्रा जो है वो हमारा नेटिव है हरियाणा पंजाब का। ठीक है। फैक्ट की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट मिल्क यील्डिंग, मतलब यील्डिंग बफेलो को हम समझते हैं, क्योंकि ये जो है वो दूध बहुत ही अच्छा देती है और बहुत ज्यादा देती है, और इसकी दूध में बहुत ज्यादा फैट पाए जाते हैं, इसलिए मुर्रा जो है वो बहुत महंगे भैंस में से आते हैं। जेट ब्लैक स्किन होता है, टाइटली कर्ल्ड और शॉर्ट इसके हॉर्न्स होते हैं। ये इसके राउंड आपको देखने को मिलेंगे, हॉर्न जो है सींग आपको देखने को मिलते हैं, और इसकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, जेट ब्लैक स्किन होते हैं। उसके बाद आता है भदवारी, जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। हाईएस्ट फैट परसेंटेज इसमें होता है 13%। ठीक है, अप टू 13% देखने को मिलता है। यूनिक यूनिक क्या है इसमें, तो कॉपर लाइट ब्राउन बॉडी इसका होता है। अब हम बात कर लेते हैं गोट और सीप की, मतलब बकरी और भेड़ों की बात कर ले रहे हैं, तो कैसे होती है इसको प्रोडक्शन। तो गोट को क्या कहा जाता है, पुअर मैंस काउ, गरीब का गाय कहा जाता है इसको। क्यों, क्योंकि हर कोई गाय अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कोई मवेशी कर रहा है, मतलब कोई गाय, या फिर जो कह सकते हैं कि खटाल चला रहा है, गाय पाल रहा है, पोस रहा है, जो भी एक दो, तो एक एक गाय की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है, लाख लाख पहुंच जाता है। ठीक है, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, अकॉर्डिंग टू ब्रीड रेट बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए पुअर मैंस ऑफ काउ कहा गया है, क्योंकि बकरी सस्ते देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू काउ। लेकिन तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कहा गया है मैं ये आपको बता रहा हूँ। जमुनापारी जो है लार्जेस्ट इंडियन डुअल पर्पस ब्रीड है। मीट प्लस मिल्क के लिए जमुनापारी को यूज किया जाता है। ये दूध भी देती है और इसका मिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब दूध तो देती है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, साथ साथ में मीट का भी यूज किया जाता है। ठीक है। मेरिनो सीप एक वैरायटी है जो एग्जोटिक ब्रीड है, हाईली वैल्यूड वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल। सबसे अच्छा जो वूल माना जाता है वो मेरिनो सीप का माना जाता है, जो एग्जोटिक ब्रीड है, जो कि ज्यादा मात्रा में जो है वूल का प्रोडक्शन करती है, मतलब काटो बढ़ जाएगी, काटो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई रेट में। अब हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री बिजनेस की, यानी कि मुर्गी पालन की। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें हालांकि दो तरीके के मेजरली जो है वो आपको पालन के लिए मैं बता रहा हूँ, पोल्ट्री बिजनेस के लिए बता रहा हूँ, दो तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला जो है व्हाइट लेग हॉर्न एग्जोटिक होते हैं, जो कि बेस्ट है एक प्रोडक्शन के लिए, जिसे हम लेयर के नाम से जानते हैं। एसियल इंडिजिनस है, जो फेमस है हाई क्वालिटी मीट के लिए, जो कि ट्रेडिशनली यूज होते हैं कॉक फाइटिंग के लिए। कहाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि देसी मुर्गी की बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेंगे, जैसे हम अभी बात करने वाले हैं आगे कि कौन कौन टाइप के आपको जो है वो मुर्गी देखने को मिलेंगी, कैसे कैसे मुर्गी देखने को मिलती हैं, और क्या क्या किसका क्या क्या यूज होता है। पहले हम समझ लेते हैं कैटल की हाउसिंग सिस्टम को। तो क्या है, तो लूज हाउसिंग जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। एनिमल वाज fully in a open paddock with a small covered shelter। एक शेल्टर चाहिए होता है, मान लो बारिश से धूप से बचाने के लिए आपको शेल्टर प्रोवाइड करना है, साथ में एक फील्ड बड़ा सा देना है ताकि ये चल सके, चढ़ सके घास वगैरह, और
इसकी मूवमेंट होती रहे। एक जगह बंधी बंधी गाय जो होती है वो कमजोर हो जाती है, उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। अगर एक जगह बांधे बांधे अगर किसी जानवर को रखा जाए तो वो बीमार हो जाती है जल्दी, इसलिए उसको इस टाइप का नेचर देना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे प्लांट्स लगाने चाहिए साइड वाइज, जो कि डायरेक्ट धूप ना पड़े और ये गाय को उसको छायादार मिले, हवा मिले, साथ में उसको चढ़ने वाले घास मिले। घास में आप मक्खन ग्रास वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए कन्वेंशनल बार्न की बात कर ले रहे हैं, तो एनिमल टाइड एंड इंडिविजुअल स्टॉल्स फॉर द रेस्टिंग, फीडिंग एंड मिल्किंग, जो कि आपको इस शेल्टर की बात कर रहा हूं जहां पे आप इसको रख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है, बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम हार्श वेदर, जैसे कि मैंने को बताया कि बारिश से, धूप से, गर्मी से बचने के लिए, ठीक। पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। डीपर लिटर जो होता है बर्ड्स के लिए क्या होता है, फ्लोर कवर किया जाता है 6 to 8 इंच, जो कि मटेरियल ऊपर से डाले जाते हैं। सॉडस्ट या राइस हस्क पे क्या होता है, वो हमारे मुर्गियां रहती हैं, ताकि जो बीट होते हैं, यानी कि जो पोटी करती हैं, जो उनके स्टूल निकलते हैं मुर्गी के, वो क्या होता है, वो सिंपल सा जो है वो यहाँ पे निकाल देती है बीट, ठीक है, इसके लिए। चलिए, और उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बैटरी केस की, तो जो है कन्फाइंड बर्ड्स होते हैं स्मॉल वायर केज में रखे जाते हैं, स्पेस सेव कर लिए सॉइल बॉर्न डिजीज से बचने के लिए, जो कि एक कलेक्शंस में यूज होते हैं, मतलब बीमारी ना लगे उसके लिए उन्हें एक रैक में रखा जाता है। इस तरीके का इस तरीके का रैक बना हुआ होता है, एक लेयर, दो लेयर ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मुर्गियां रहती है और ये अंडा देती है, यहाँ से राउंड अप होते जाता है। इस तरीके का आपको ये एग लेइंग वाले जो बर्ड होते हैं उनके लिए देखा जाता है, मतलब कि लेडिंग जिसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कितने टाइप्स के आपको मुर्गियां देखने को मिलेंगी। पहला जो है हमारा जो है वो एग ले के लिए जो है, एग ले के पर्पज से जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसे हम कहते हैं लेयर, ठीक है। लेयर फार्मिंग होती है। दूसरा जो हमारा है, ये पहला हो गया, दूसरा हमारा क्या है, ये है बॉयलर, जो कि मीट पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है देसी मुर्गी, ठीक है। देसी मुर्गी जो कि एक कलरफुल होती है, उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत पतले देखे जाते हैं, और ये बहुत फुर्तीली होती हैं। वो ट्रेडिशनल जो भी, पहले अगर मुर्गी की बात कर लेते हैं तो पहले यही मुर्गी जो है वो क्या देखी जाती थी। अब जो है वो मुर्गियां तरह तरह के देखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ मुर्गी की, तो मुर्गी जो है वो पहले की मुर्गियां ऐसे होती थी, ठीक है। इस तरीके के इस तरीके की मुर्गी देखने को मिलती है। इसके टांग बड़े बड़े होते हैं और ये हल्के होते हैं। और तीसरा हमारा हो गया, ये हमारा चौथा है। चौथा जिसे हम कहते हैं चाइनीज मुर्गी, जो कि कलरफुल मुर्गियां होती हैं, वो एज सिमिलर टू देसी मुर्गी ऐसा देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं। तो वो भी मीट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और साथ में एक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इसकी जो हैचिंग कैपेसिटी है इसकी बहुत ज्यादा होती है देसी मुर्गी की। वो क्या करते हैं, वो अपने अंडे को सेवते हैं, ठीक है। सेवना कहने का मतलब कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इसमें से बच्चे निकलते हैं। और वही बॉयलर अगर अंडा देती भी है तो इसे हैच करना नहीं आता, लेयर को भी नहीं आता। ये जो है वो तैयार किया हुआ आप कह सकते हैं। ये नेचुरल ट्रेडिशनल मुर्गी जो है वो बेस्ट मुर्गी माना जाता है। और समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग, यानी कि आहार का क्या तरीका है, कैसे जो है वो बैलेंस रेशियो बनाया रहे। तो संतुलित आहार है आपका, प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स इन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड फॉर 24 आवर पीरियड, ठीक है। 24 घंटे में जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो कार्ब्स की हो, प्रोटीन की हो, फैट की हो, विटामिन की हो, मिनरल की हो, वो सब कुछ से हमें देना है। जैसे कि रफेल चारा के रूप में हम देखते हैं, उसमें हमें ज्यादा कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो उसमें आपको सिर्फ चावल या फिर गेहूं ही नहीं खिलाना है। अपने जो भी कैटल है, अपने जो भी आपका जो पालतू जो आपने रखा है मवेशी, तो उसको हर तरीके का देना है चारा, ठीक है।
बल्कि फीड जो होती है वो हाई फाइबर होती है, 18% से ज्यादा लो एनर्जी होती है, इसलिए बल्कि फूड फीड को थोड़ा सा कम कर देना है। एग्जाम्पल के रूप में ग्रीन बरसीम व्हीट स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं। आपको हाई फाइबर स्ट्रिक्टली मतलब जो नेसेसरी जो होती है वो क्या करती है फॉर हेल्दी ल्यूमिनेशन, मतलब स्विमिंग करने में जो क्या होती है वो उनको दिक्कत होती है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट्स यानी कि दाना की बात कर रहे हैं, दाना कैसे देखने को मिलते हैं, तो दाना बात कर रहे हैं डेंस फीड होते हैं, लो फाइबर होते हैं, 18% से कम फाइबर देखे जाते हैं, हाई एनर्जी एंड प्रोटीन से बड़े होते हैं। आइल एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आइल केक्स और क्रस्ट ग्रेन्स होते हैं। क्रस्ट ग्रेन्स में क्या होते हैं, तो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं मेज। ठीक है। कैटल लाइफ साइकिल की बात कर ले रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो काप्स यानी कि बछड़े की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है इसकी बात करें सबसे पहले 2 आवर्स देखने को मिलता है। फीड कोलोस्ट्रम होती है यानी कि खीस विद इन 2 आवर्स ऑफ बर्थ, खीस जिसको हम बोलते हैं खीसा का दूध या खीस का दूध, इसे हम कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। जो कि गाँव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी अड़ोस पड़ोस में कोई गाय या फिर कोई भैंस का बच्चा देता है तो उसके बाद खीस का दूध होता है, और ये थोड़ा साइकिल चलता है इसका। व्हेन मतलब विद इन 1 वीक तक जो है खीस का दूध आता है, मतलब ये दूध थोड़े फटे फटे रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने कैल्शियम प्रोटीन्स बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलता है इस मिल्क में। ठीक है। वो बच्चे के लिए होता है खास में, तो इस चीज का दूध को हम बेच नहीं सकते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में। अगर हम ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करें तो हमारा पेट खराब हो सकता है। ठीक है। देखिए, खीस का दूध होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, लेकिन बॉर्न विदाउट एक्टिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉल इज पैक्ड विथ मैटरनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इसमें पाए जाते हैं जो कि बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए खीस का दूध जो है वो बछड़े को पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेग्नेंट एनिमल की बात कर रहे हैं यानी कि गर्भवती पशु की, तो कैसा होता है, तो स्टीमिंग अप, यहाँ पे देख सकते हैं स्टीमिंग अप एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट डाइट इन द लास्ट 2 to 3 months टू सपोर्ट फिटस ग्रोथ एंड प्रिपेयर यूडर। देखिए, स्टीमिंग अप आपको करना है, जैसे एक्स्ट्रा जो कंक्रीट डाइट है उसमें बढ़ाना है, कुछ ऐसे खाना को मिलाना है जिससे इसकी जो माँ है, मतलब जो गाय है, उसकी फिटस की ग्रोथ अच्छे से हो सके और वो यूडर उसकी मजबूत हो सके। ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड में आपको ध्यान देने की जरूरत है। ड्राइंग ऑफ मिल्किंग कंप्लीटली आपको रोक देना है 60 दिन पहले। ठीक है। 16 days बिफोर काल्विंग टू अलाउ द बॉडी टू रेस्ट। जब आपको लगता है कि प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई है, उसके आफ्टर जो है 60 डेज जो है आपको ऑफ कर देना है। ठीक है। चलिए, मिल्च एनिमल की बात कर रहे हैं, दुधारू पशु की बात कर रहे हैं, तो जो है आपको मेंटेन जो है वो आपको क्या करना है, राशन को जो है मेंटेन करना है, टोटल डाइट को मेंटेन करना है, प्रोडक्शन रेशियो को आपको मेंटेन करके चलना है। मेंटेनेंस सस्टेन्स बॉडीली फंक्शन, प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन डेली मिल्क यील्ड। तो आपकी जो डेली की जो मिल्क की यूज है उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है, आपको खाना वगैरह देना है, क्या करना है, दुधारू पशु के लिए आपको उस हिसाब से खाना, जैसे कि आपको खल्ली वगैरह देना है, आपको चोकर देना है। वो सब क्या होता है, वो आपको जो क्रॉप्स के जो रेसिड्यूज वगैरह उससे बनते हैं, उसके जो हस्क वगैरह होते हैं, छिलके वगैरह, उससे देखने को मिलते हैं। ठीक है। दाना में आप क्या लेते हैं, व्हीट वगैरह को देखने को मिलते हैं, उसमें भी और बहुत सारा प्रोटीन वाले चीजें मिलाई जाती है, सोयाबीन लाइक। अब बात कर लेते हैं पोल्ट्री स्पेसिफिक की, तो चिक्स नीड ब्रूडिंग, आर्टिफिशियल हीटिंग से हम क्या करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं। जो आपको लेयर में आपको देखने को मिल रहा था अंडे, वो खाने के पर्पज से यूज किया जाता है, और एक होता है ब्रूडर। ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्री फेयर हमारा एक चैनल है, ये आप वीडियो देख रहे हैं एग्री फेयर क्लासेस का, सिर्फ एग्री फेयर एक चैनल है जो हमारा ही है, जिसपे हमने वीडियोस कवर किया है, काफी कुछ जो है वो एग्री बिजनेस से रिलेटेड है, साथ में फार्मिंग से रिलेटेड है, कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ब्रूडर फार्मिंग के बारे में, जहाँ के सिर्फ अंडे निकाले जाते हैं, उससे चूजे तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। साथ में हमने पोल्ट्री बिजनेस के ऊपर में वीडियो बनाया है, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाया है, पिग के ऊपर बनाया है हमने, गोट के ऊपर बनाया है, हमने काऊ के ऊपर बनाया है, यानी कि डेयरी फार्मिंग के ऊपर।
तो ये सब चीजें आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। लेयर की बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्टली 14 to 16 आवर्स ऑफ डेली लाइट नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल टू स्टिमुलेट द हार्मोनल प्रोसेस ऑफ एग लेइंग। लेयर्स को हम क्या करते हैं, देखिए एक तरीके से तो कह सकते हैं कि हार्श रियलिटी आप समझो इस चीज को, कि हम इसे लेयर को क्या होता है, इसको लाइट की जरूरत होती है। क्यों? तो अंडे लेइंग करने के लिए आपको 14 से 16 घंटा आपको डेली लाइट देने की जरूरत होती है। या फिर आप नेचुरल लाइट तो 14 से 16 घंटे होते नहीं है, तो आपको आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करनी होती है। ये तो बहुत शोर मचाती है। साइन ऑफ सिक एनिमल मतलब जो बीमारियां आपको दिखे कि बीमार होते हुए आपको जो जानवर दिखे, वो कैसे आपको पहचानने को मिलेगा? तो आप देख सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, आइसोलेशन फ्रॉम द हर्ड, डल आइज एंड ड्राई मसल, सडन ड्रॉप इन मिल्क यील्ड। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। वो जो है फन जो है वो आप दिखेंगे तो कि थोड़ा सा आपको सिकुड़ा सिकुड़ा सा दिखेगा, आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आइसोलेट होके रहेगा बाकियों से। इसके आईज थोड़ा सा डल दिखेंगे, ड्राई इसके जो है वो देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा मूजल्स जो होते हैं मुंह सूखे सूखे दिखेंगे। और जो मिल्क का जो यील्ड है, मान लो कि हर दिन 6 लीटर अगर आप कोई दूध दे रहा है, तो हो सकता है कि 6 लीटर से 4 लीटर पे आ जाए। तो ये नहीं है कि आज इसने दूध कम दिया क्योंकि खाना कम खाया होगा। आपको चेक करना है कि इसकी कोई बीमारी तो नहीं लगी है। ठीक है, अब हम समझते हैं मेजर कैटल डिजीज के बारे में, जो कि वायरल डिजीज वगैरह है, जो कि आपको इसको फीट पे देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ इसके माउथ एंड टंग पे भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या वायरल डिजीज है, कौन से हैं? फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं खुरपक्का और मुंह पक्का। ठीक है, एफएमडी के नाम से जानते हैं। नेचर इसका हाईली कॉन्टेजियस वायरल, जो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या होता है, वो स्प्रेड होता है, फैलता है। मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में इजिली फैल जाता है। सिम्टम्स क्या होता है? हाई फीवर, सेवरे ब्लिस्टर और अल्सर्स देखने को मिलते हैं। टंग में मतलब छाले देखने को मिलेंगे, गम्स देखने को मिलते हैं इसमें। इम्पैक्ट क्या होता है? तो मैसिव इकोनॉमिक रूइन, यानी कि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकता है। ड्रॉप इन मिल्क, ड्राफ्ट कैपेसिटी एंड कंट्रोल विया स्ट्रिक्ट बाई एनुअल वैक्सीनेशन। तो बिना वैक्सीनेशन को आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर से आपको मिलना है, साथ में वेटेरियन को बताना है कि ये बीमारी है, वो खुद जाकर चेक करेगा, फिर आपको प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, और आपको मेडिसिन लगाने हैं, और साथ में आपको इसको वैक्सीनेशन जरूर देना है। सेकेंड है रिंडरपेस्ट, जो कि कैटल की प्लेग के बारे में समझ लेते हैं, जो कि नेचुरल है। नेचर इसका क्या है? वायरल है, जो मैक्सिमम देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या? सेवरल ओरल कोलिजन देखने को मिलेंगे, शूटिंग डायरिया टाइप का देखने को मिलेगा। इंटायरली इरेडिकेट ग्लोबली भाई विया मैसिव वैक्सीनेशन एफोर्ट्स। अब कहने का मतलब ये है कि जो रिंडर पेस्ट जो है कैटल में ये एक खतरनाक जो है वो बीमारी के रूप में ले लेता है, और कैसे काम करता है तो ये आपको बता देता हूँ। हाँ, यहीं पे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत खतरनाक मानी जाती है, तो यहाँ पे मैं, सॉरी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, ये एक वायरस से होती है, जिसे हम कहते हैं पारा पारामाइक्सो वायरस। ठीक है, पारामाइक्सो वायरस के कारण ये देखने को मिलते हैं कैटल प्लेग, जिसे रुंडरपेस्ट के नाम से हम जानते हैं, जिससे आप बुखार वगैरह जो लग जाते हैं, मुंह में घाव देखने को मिलते हैं, दस्त देखने को मिलते हैं इस बीमारी से। ठीक है, मेजर जो है वो कैटल डिजीज के बारे में हम समझ लेते हैं क्या क्या है। तो ब्लैक क्वार्टर जो है बीक्यू के बारे में जानते हैं, जिसमें क्या होता है, फैटल टू यंग हेल्दी कैटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गम देखने को मिलता है, गम और पेनफुल स्वेलिंग होती है, जो कि इंडर क्वार्टर थाई में आपको देखने को मिलते हैं। क्रैकिंग्स और साउंड्स जो है आपको पास देखने को मिलेंगे, जो अभी आप चलेंगे, क्रैंकलिंग। ठीक है, और इसके बाद है होम्यो
होम्योमोर, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। हेमियोमोरेजिक, जो कि एचएस के नाम से जाना जाता है, जो स्ट्राइक हेवली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन में आपको हाई फीवर, मैसिव थ्रोट स्वेलिंग देखने को मिलता है, एक्सट्रीम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, कंट्रोल होता है वैक्सीनेट करने से। एनुअल वैक्सीनेशन जरूरी है, वो भी बारिश से पहले। यहाँ पे हम्प टाइप के बन जाते हैं जो कि फूले फूले होते हैं। फिफ्थ जो हमारा है मैस्टिटिस, जो कि थनैला है, जो कि ये बहुत कॉमन है, हर जगह आपको ये सुनने को मिलता होगा, जो कि बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है यूडर में, मतलब जो थनों में जो आपको देखने को मिलता है। ये स्वेलन हो जाती है, पेनफुल होती है, टीट्स में जो कभी कभी आप ब्लड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब दूध वाले जो जो ये थन होती है, थन से कभी कभी दूध के साथ साथ ब्लड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको इसको ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीम हाइजीन की जरूरत होती है, एंटीसेप्टिक ट्रीट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री डिजीज की, जो कि बहुत मेजर है और बहुत खतरनाक है, जो कि रानीखेत, मतलब कि पूरी पोल्ट्री ही गायब हो जाएगी, ठीक है। पोल्ट्री कहने का मतलब पूरी फार्म ही शट हो जाएगी अगर ये डिजीज फैल गया तो, ठीक है। रानीखेत हाईली फैटल वायरल डिजीज होता है, जो कि गैस्पिंग फॉर एयर, ट्विस्टिंग द नेक एंड ग्रीन डायरिया, गर्दन घूम करके ये मर जाते हैं। और आपको प्रिवेंशन क्या होता है, तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। कब से लगाना पड़ेगा, डे ओल्ड चिक से ही आपको इसकी वैक्सीन लगाना होता है। ये एक वीक के बाद जो है इसकी वैक्सीन लग जाती है, ठीक है। सेकेंड है फॉल पॉक्स, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, कॉजिंग डिस्टिंक्स वाट लाइक स्क्रैब एंड लेसन्स ऑन इन फिडर एरियाज कॉम एंड वेटल्स। तो ये आपको फॉल पॉक्स देखने को मिलता है, जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसे ही फॉल पॉक्स देखने को मिलते हैं, जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है। कोसिडियोसिस की बात कर रहे हैं, तो ये है प्रोटोजोन डिजीज, जो कि ब्लडी डायरिया और हाई मोटिलिटी यंग चिक्स में देखने को मिलती है, स्प्रेड्स करते हैं रैपिडली थ्रो डैम्प डर्टी लिटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो आपको मिक्स कर देना है। ये कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो कोकोडियो स्टैट्स जो होते हैं उसको आपको फीड में मिक्स करके इसको खिलाना है, तभी से आप बच सकते हैं। तो पोल्ट्री डिजीज हमने देख लिया है, अब हम बात कर रहे हैं फोर पिलर डिजीज की, डिजीज प्रिवेंशन की, कैसे आप बच सकते हैं। हालांकि डिजीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको इतने कुछ पढ़ने नहीं है, बस बेसिक से सिंगल सिंगल क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन सा डिजीज होते हैं उसके ऊपर। तो जो हमने पढ़ा है अभी तक वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि पहला जो है हमारा डिजीज प्रिवेंशन है, वो सैनिटेशन है, आपको हाइजीन का मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है आपको जो भी एरिया है। आप सैनिटाइजेशन में बहुत सारे चीजों का यूज कर सकते हैं, फिनाइल वगैरह यूज कर सकते हैं, आप चूना लाइम यूज कर सकते हैं सैनिटेशन के लिए। इन्वायरमेंट को क्लीन रखे, लिटर को क्लीन रखे, ठीक है। हाइजीन रखे, मिल्किंग के टाइम अगर आप मिल्किंग करते हैं तो उस टाइम वो जगह पे मक्खी वगैरह नहीं लगनी चाहिए, ठीक। आइसोलेशन करके रखे, इमीडिएटली सेपरेटिंग एनी सिक, अगर कोई बीमारी वाला दिखे आपको, कोई गाय या कोई भी जानवर आपको दिखे, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आइसोलेट कर देना है, उसको अलग से कर देना है और अलग से उसको ट्रीटमेंट देनी है। अगर आप साथ में रखोगे तो एक से दूसरे में फैल जाता है, आपको पता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, और पूरा आपका जो है बिजनेस ठप हो जाएगा और एनिमल्स डेड होने लगेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, यहाँ पे वैक्सीनेशन टाइमली देना है, चाहे जिस चीज की वैक्सीनेशन, प्री वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि अगर बीमारी नहीं हुई है उससे पहले आपको देना है। जैसे कि हम बचपन में पोलियो खाते हैं, उस टाइप के इसको भी बीमारी की पहले से ध्यान देनी होती है, इसको पहले से दवा देनी होती है। एफएमडी बाई एनुअली आपको देखने को मिलते हैं, एचएसबी फोर मॉनसून, आपको लेसोटा जो है डोएल चिक से आपको देना है। तो ये सब कुछ जो आपको ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, जानी है, उसका जो है आपको नोट्स जो है वो कहाँ मिलेगा, तो नोट्स आपको मिलेगा हमारा वेबसाइट agrifear.in पे, ठीक है। जहाँ पे आप जाओगे वहां पे आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, एग्रीकल्चर की बीएससी वगैरह की बुक्स आपको देखने को मिलते हैं, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर एग्जाम्स के बारे में देखने को मिलेंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि वहां जाकर के आपको एक और फायदा हुआ है, तो क्या, तो एक फायदा ये हुआ है कि आपको वहां पे डिक्शनरी देखने को मिली है A to Z, ठीक है।
जो कि आपको कंप्लीटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वहाँ पे डिक्शनरी, और वादा करता हूँ कि ऐसा आपको डिक्शनरी कहीं नहीं देखा होगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और खास चीजें हैं जिसको ध्यान देना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्विज की, जिससे आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं 100%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एग्जाम चिट शीट क्या है, आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमने जो भी पढ़ा है एक बार रिवीजन हो जाए। तो कैटेगरी की बात कर लेते हैं। काऊ जो कि होता है सहीवाल, जो कि इंडियन स्पेसीज है। एचएफ जो कि एग्जॉटिक स्पेसीज है। इसमें आपको धोखा नहीं खाना है, ठीक है। एग्जाम के कीवर्ड की बात कर लेते हैं रिमेम्बर देने की। तो सहीवाल हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन में होता है और हाईएस्ट वॉल्यूम जो होता है वो एचएफ का होता है, ठीक। बफेलो की बात कर लेते हैं। मूरा और बदवारी होता है जो कि आपको देखने को मिलता है, इंडियन ब्रीड है। मूरा होता है बेस्ट मिल्क के लिए और बदवारी होता है 13% फैट के लिए, ठीक। पोल्ट्री की बात कर लेते हैं। WLH और SC जो है आपको देखने को मिलता है, ये ब्रीड है। WLH जो है वो मैक्सिमम एक प्रोडक्शन के लिए, और असील जो है मीट प्लस फाइटिंग के लिए जाने जाते हैं। ये फाइट कराई जाती है दूसरे देश पे। आपको नागालैंड साइड में जो आपको फाइट्स वगैरह देखने जाते हैं मुर्गिया के, साउथ में भी कहीं कहीं इसकी फाइट कराई जाती है मुर्गियों में, ठीक है। एक तरीके का ये गेम कह सकते हैं, रिचुअल्स कह सकते हैं। फीडिंग की बात कर लेते हैं। तो रफेज वर्सेस कॉन्क्रीट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिया जाता है। रफेज जो है 80% मोर फाइबर देखने को मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेट 18% लेस फाइबर देखने को मिलता है। एमजीएमटी जो है वो कार्ब्स और लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जस्ट रिमेम्बर के लिए हमने ये चार्ट बनाया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। डिजीज की बात कर लेते हैं। बीक्यू रानीखेत मेजर डिजीज है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीक्यू होते हैं क्रैंकलिंग साउंड और रानीखेत होते हैं टू स्टेट नेक, ठीक। दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के चैप्टर जो है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, हम बात करने वाले हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, ठीक है। कि कैसे होती है, कैसे जो है वो सीमेंट डाला जाता है एक काउ के लिए, कैसे प्रेग्नेंट होती है, कैसे जो है हम चीजों को देखते हैं, कैसे इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह क्या क्या होता है, उन सबके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 और 4 के बारे में, जो कि है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर। इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या है एआई का प्रोसेस, और इसमें कैटल की इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद हम समझेंगे चैप्टर 4 यानी कि लैबस्टॉक प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं मिल्क से, ठीक है। यानी कि लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं। चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो को देखना ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। एआई आपने बहुत बारी सुना होगा। एआई यानी कि एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन यहाँ पे एआई का मतलब हो जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हिंदी में कहे तो कृत्रिम गर्भधान की परिभाषा। अब यहाँ पे परिभाषा क्या हो सकती है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, artificial insemination AI is the veterinary technique of manually collecting semen from the genetically superior male यानी कि bull, preserving it and mechanically introduce it in the female reproductive tract at the correct time of her heat, that is stress cycle। अब देखिए, आपको दो चीजें मैं कंफ्यूजन जो है वो आपको दूर कर देना चाहता हूं, ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्निक है जिसमें मेल का सीमेन यानी कि स्पर्म को फीमेल के एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मैनुअली या टेक्निकली डाल करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बिना नेचुरल मैटिंग के। उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आसान भाषा में कहे तो मेल स्पर्म को बिना मैटिंग के फीमेल में डालना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। अब इस केस में आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी कि कब होती है, कैसे होती है। तो आपने पता होगा कि, जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता देता हूं कि जैसे हमारे ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में लेडी में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन वही अगर एनिमल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है स्ट्रेस साइकिल।
साइकिल चेंज होती है, इसकी अवधि बहुत कम होती है। इसमें भी प्रोसेस सेम होता है, इसमें भी एग रिलीज होते हैं जो ह्यूमन के केस में आते हैं, और वही अगर एनिमल में बात करते हैं तो यहाँ भी एग रिलीज होते हैं। लेकिन दोनों का प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है, टाइमिंग अलग है। तो टाइमिंग हर एनिमल का अलग अलग है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ काऊ की, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं काऊ की तो वो अलग हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं गोट की, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगी। तो अलग अलग जो है एनिमल पे अलग अलग यूट्रस साइकिल होते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रस साइकिल होते हैं। अब हम समझा दे रहे हैं आपको कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कब जो है वो सही टाइम होता है। क्योंकि इसका तो कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है कि आप ये डेट याद रखोगे या फिर ऐसा मतलब कि ब्लड रिलीज होगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, एक्चुअल में ये होता है एक हीट का प्रोसेस, ठीक है। जब पता चलता है कि ये हीट में आ रहा है तब हम इसे क्या कर जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है कि सीमन को क्या करते हैं हम, और फीमेल बॉडी में इजेक्ट करते हैं। अब कैसे होता है, क्या है प्रोसेस, ये समझने के लिए आपको यहाँ पे बने रहना होगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हीट कैसे पहचानते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब ये हीट रिलीज होता है तब ये लिक्विड फॉर्म में वेजिनल से बाहर ये दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर जहां बैठे रहते हैं वहां के फर्श पे यहाँ पे दिखने को मिलता है, या फिर उसके अंदर हलचल होती है, या फिर वो थोड़ा सा कूद फान करता है, या फिर खाना वाना नहीं खाना होता है, मतलब इस टाइप का जो है वो उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिकली देखना है कि एक्चुअल में होता कैसे है और क्या है प्रोसेस इसका, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। एग्री फेयर हमारा एक चैनल है, जो आप वीडियो देख रहे हैं एग्री फेयर क्लासेस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एग्री फेयर। आप सर्च करोगे एग्री फेयर और वहां पे वीडियो दिखेगा आपको किस चीज का, तो आपको दिखेगा डेयरी फार्मिंग का एक वीडियो होगा, वहां पे जा करके देखे, उसमें डिटेल में बताया गया है और कैसा होता है देखने में, कैसे हीट लगते हैं, वो सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और एक्चुअल में कैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके स्टिक के बारे में कि एक्चुअल में स्टिक कैसा होता है, जो स्पर्म स्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें सीमंस को कलेक्ट करके जो डालने के लिए जो लाते हैं वो कैसा होता है दिखने में, वो सब भी मैं उसमें बताने वाला हूँ। मतलब बताया, आप देख सकते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हम समझ जाते हैं कि हीट जो है डिटेक्शन कैसे होती है। तो काउ यूस्ट्रस की हीट में होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रस हीट में, यानी कि बार बार जो है रंभाना, या फिर कह सकते हैं रेस्टनेस टाइप का माउंटिंग, और या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहना, म्यूकस का डिस्चार्ज होना वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, डिस्चार्ज। ओके, तो पहले सही टाइम मतलब हीट पकड़ना सबसे जरूरी है। जब अगर हीट अगर पकड़ लेते हैं उसके बाद ही प्रोसेस होता है सीमेन सिलेक्शन का। सीमेन का चुनाव किया जाता है कि कौन सा सीमेन जो है वो हमें चढ़ाना है। तो सीमेन देखिए, अब एक ही मान लीजिए कि एक कोई काऊ का ब्रीड है, तो सेम सीमेन चढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी मॉडिफाइड किया रहता है, तो आप ज्यादा अच्छे नस्ल के लिए आप सीमेन को सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग नाम से सीमेन आते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत तरीके के सीमेंस आते हैं। उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी समझ जाएंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली आपको वीडियो में देखना है तो आप ये देख सकते हैं, एक इंटरव्यू है, एक पूरा प्रोसेस है, एक फार्म टूर का कि कैसे वो होता है, क्या क्या चीजें हम इसमें देख रेख करते हैं, प्रॉपर उस पे वीडियो है, ठीक है। अब अच्छी नकल का सीमन को चूज करना है, थॉइंग मतलब गर्म करना है उसको, फ्रोजन स्ट्रॉ को गुनगुने पानी में, जो कि आपको जो थ्रॉ किया जाता है उसको, ठीक है। जमा हुआ स्पर्म को यूज से पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं, क्योंकि वो रखा हुआ रहता है कहाँ, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, जो कि माइनस आपको देखने को मिलता है, माइनस में होते हैं वो, -90 के आसपास जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं ये बता देता हूं कि एक्चुअल में कितना होता है। एआई गन, अब क्या होता है, एआई गन का प्रिपरेशन किया जाता है, थ्रो स्ट्रॉ को एआई गन में फिट किया जाता है ताकि स्ट्राइल सेल्स सही से लगा सके और उसको वहां तक पहुंचा सके। देखिए, पहले क्या होता था, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पहले, उससे पहले ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं उस पे। पहले तो ये मेल का आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 9 10th में, अगर पढ़ा होगा 11 12th में पढ़ा होगा,
अगर नहीं भी पढ़ा है तो नो डाउट मैं अभी समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। मेल का जो प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि मेल का जो पार्ट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो आपको पता होगा कि इसे हम पेनिस कहते हैं, इसे हम टेस्टिकल कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस होता है, सिंगल टेस्टिकल्स दोनों को कहते हैं। इपिडर्मिस का ऊपर का जो लेयर होता है, ये आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है, वो मैच्योर स्पर्म को स्टोर किया जाता है। ये एक तरीके का स्टोरेज का काम करता है, इसमें स्टोर रहते हैं। इसकी ये थर्मल वाला ये कवर बना हुआ रहता है, इसके अंदर कह सकते हैं कि नेचुरल जो है एयर कंडीशनिंग का काम, फ्रीजिंग का काम करता है। मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए ये बाहर का वातावरण को देख करके ये क्या करता है, अपने आप इसको ठंडा करके रखता है, ताकि स्पर्म की क्वालिटी खराब ना हो जाए, ठीक है। ये वैस डिफरेंस है यहाँ पे, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं यूटेरा के थ्रू, जो यहाँ से इस पाइप से होके गुजरती है स्पर्म, और ये यहाँ से पेनिस के थ्रू इजैकुलेट होकर के निकलती है, और यहाँ से स्पर्म निकलती है, उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने का बॉक्स अभी मैं दिखाऊंगा। और इस स्पर्म को यहाँ पे ये होता है, ये ओवरीज की बात कर ले, यहाँ पे अंडाशय हम फीमेल पार्ट में आ जा रहे हैं, ठीक है। और ओवरीज होते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेस्टिकल से पाइप से निकल करके यहाँ से निकलते हैं, जैसे डिस्चार्ज होते हैं, वैसे ही ओवरीज जो है यहाँ से निकल के फ्लैपियन ट्यूब से निकल करके यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे मिलती है, जो कि स्टिमुला जंक्शन होती है, जो कि बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, ये आपको पहले से पता होगा। जो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उस चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे शिमला जंक्शन पे मिलते हैं, यहाँ से फॉर्म इंटर करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, या फिर नेचुरल तरीके से भी ऐसे ही प्रोसेस होती है। तो ये है वेजिनल ओपनिंग, यहाँ से यूट्रस के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, जो ओवरीज में जो है वहां पे कलेक्ट होते हैं, और दोनों का मिलन होता है, और देन जो है वो फर्टिलिटी अकर करती है। तो ये है प्रोसेस, आपको पता होगा। ये सर्विक्स होते हैं, जिसे हम गर्भाशय या फिर ग्रीवा भी कहते हैं, जो कि गेटवे होता है, जहां से एआई सीमेन को डिपोजिट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये आपको समझा देता हूँ। ये आपको जो ट्यूब देखने को मिल रहा होगा, हालांकि ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये एक बड़ा सा ट्यूब होता है, जिसमें स्पर्म का कलेक्शन होता है, इसमें पेनिस को एंटर करते हैं, और इसमें खुद से जो कि है मतलब जो ह्यूमन है वो इसमें क्या करते हैं, इकट्ठा करा देते हैं स्पर्म, और इसमें जमा करके क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्ट्राइल करते हैं, और एक ऐसे कंडीशंस में लाते हैं लैब में, जहां पे हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर मॉडिफिकेशंस वगैरह करते हैं। कैसे होता है, जैसे आर्टिफिशियल वेजिनल प्रोसेस होता है, जिसमें आपको नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर्स पे रखा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले बैल को आपको चूज करना है, फिर वहां से सेमेन को कलेक्ट करना है, ठीक है। अब कलेक्ट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो डाइल्यूशन और एक्सटेंशन का प्रोसेस है, जहां पे वीर्य का पतला किया जाता है, वहां पे रॉ जो सीमेन होते हैं उससे एक्सटेंडर में डाला जाता है, उसकी गुणवत्ता चेक की जाती है कि वो एबिलिटी है कि नहीं है, उसके अंदर कितनी है, उसमें जो है रॉ सीमेंट को है वो अंडर माइक्रोस्कोप पढ़ा जाता है, काउंट, उसमें मोटिलिटी चेक की जाती है कि कितनी क्षमता है, वो उसको इंक्रीज करते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, 100 ऑफ काउ को, मतलब एक सीमेंस कलेक्ट कर करके बहुत सारे गाय को सीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब समझो कि एक एक मतलब जो कह सकते हैं कि बुल हुआ, ठीक है, बुल मतलब सांड जो हुआ, उससे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काउज में डिवाइड होते हैं। इसलिए इसकी जो है वो टेंडेंसी चेक करना, मोटिलिटी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे एक पाइप में स्टोर करके, सीमेंट रॉड में स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, और ये इसे सेल किया जाता है, जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, एक योल्क जो होता है वो क्या होता है, सेट्रेट होता है, और मिल्क क्या होता है, अंडे को ज्यादा क्या होता है, जर्दी या फिर दूध को भी इसमें इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे होता है प्रिजर्वेशन, वीर्य का संरचना कैसे होती है, यानी कि कैसे इस चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो ये होता है एआई स्ट्रॉ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बात किया है, उसमें मैंने दिखाया है किस टाइप के होते हैं, अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है, किसके लिए कौन सा कलर है, किसका क्या नाम है, उस पर लिखा हुआ रहता है, इसके ऊपर लेबलिंग किया रहता है, ठीक है। और इससे क्या करता है, इससे स्टिक को एक बड़े से जार में रखते हैं, जो कि अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर होते हैं, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन रखा जाता है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन कहलाता है। फ्रोजन स्थिति में रखा जाता है, ताकि आप इसे सालों तक इसे प्रिजर्व करके रख सके, ठीक है, विदाउट वेबिलिटी लॉस, मतलब कोई भी इसकी जो गुणवत्ता है उसको विदाउट डैमेज किए हुए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम
फ्रीजाइल करके रखते हैं। जैसे कि अभी ह्यूमन के केस में आपने समझा होगा आईवीएफ, आईवीएफ के बारे में, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें भी क्या होता है, स्पर्म को हम सालों साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या फिर एग को, अगर फीमेल बॉडी अगर चाहती है, अगर फीमेल को चाहती है कि हमारा एग जो है वो हम इसे प्रिजर्व करके रखे, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, इन फ्यूचर उनको बच्चे चाहिए, तो वो ऐसा करते हैं। तो इस कंडीशंस में इनको फ्रीज मतलब कि कह सकते हैं कि स्टोर करके रखा जाता है। तो ये एक तरीका है जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये प्रोसेस। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। अच्छे प्रक्रिया से आपको समझा दे रहा हूं। अभी ये देखिए एआई गन होता है, ठीक है, गन को इंजेक्ट किया जाता है, इसके अंदर लगाया जाता है, वो जो मैंने आपको बताया था, एआई स्ट्रॉ जो इस तरीके का देखने को मिलता है, ये स्ट्रॉ इसके अंदर एआई गन में डाला जाता है, और पहले हैंड से जो है कैनाल उसको क्लीन किया जाता है ग्लव्स पहन करके। ठीक है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट में डाला जाता है वेजिनल में हाथ, उसके बाद क्लीन करने के बाद जो है वो पूरा चेक किया जाता है, उसके बाद जो है ये ड्रॉप किया जाता है एआई गन, और उससे सीमेन को यहाँ पे इजेक्ट कर दिया जाता है सही जगह पे। ठीक है, ये होता है रेक्टम, यहाँ पे वेजिनल होते हैं, ये सर्विक्स होते हैं। तो ये एरिया है ये काऊ का, आप देख सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट्रोवेजिनल मेथड्स के थ्रू क्या होता है, टेक्निकली जो है इंसर्ट किया जाता है एआई गन को, और डिपोजिट किया जाता है सीमन डायरेक्टली इनटू सर्विक्स ऑफ ए काऊ इन हीट। जब हीट रहते हैं, हीट में रहते हैं, तब तभी जो होता है वो सही समय होता है प्रेग्नेंट होने का। आपको भी पता होगा कि कैसे जो फीमेल बॉडी में, जो मतलब ह्यूमन के केस में होता है, वैसे एज सिमिलर जो होता है वो एनिमल के केस में भी होता है। तो इसमें कोई भी अलग की चीजें नहीं है। वार्निंग, सीमेन गोज इनटू द सर्विक्स इज नॉट द यूट्रस डायरेक्टली। तो आपको पता होगा कि अगर सर्विक्स में डाल देते हैं तो डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसकी कैनाल बहुत बड़ी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही वहां पे डिपोजिट किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं रोल ऑफ एआई इन कैटल इंप्रूवमेंट, कैसे कैसे जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या क्या चीजें किया जा सकता है। तो रैपिड जेनेटिक अपग्रेड किया जा सकता है, तेजी से जो है अनुवांशिक सुधार किया जा सकता है, जैसे कि हॉल्स्टन फ्रिशियन को क्रॉस करके जो है लोकल काऊ, यील्डिंग काऊ में हम कन्वर्ट करके, मतलब क्रॉस करा करके हम नया बच्चे को पैदा कर सकते हैं, ज्यादा दूध देने वाली, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डिजीज कंट्रोल होने वाली, कम बीमारियां लगे, ज्यादा सुरक्षित रहे, ज्यादा हेल्दी रहे। तो हेल्दी बेबी को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया है, जेनेटिक अपग्रेड किया है। उसमें इकोनॉमिकली भी है, हमें फायदा होती है, क्योंकि ज्यादा दूध देगी तो ज्यादा मतलब ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। उस हिसाब से ओवरकम फिजिकल बैरियर्स को भी हमने देखा है कि शारीरिक रूप से कैसे एक्सोटिक बुल को हमने कलेक्ट किया है, कैसे स्ट्रॉन्ग सीमन को हमने कलेक्ट करके कैसे उसको हमने अपग्रेड किया। अब अपग्रेड करने के बाद आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके जानने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ हमारे इंडिया में जो है, जैसे कि आप याद रखो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये है हमारा एनडीआरआई। ठीक है, एनडीआरआई जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, जहाँ पे डेयरी इंस्टीट्यूट है। इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। इसमें जो भी डेयरी के जो भी कहने का मतलब काऊ है, बफेलो है, बुल है, उस सब पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो उसमें कुछ वैरायटीज के जो है वो काऊ वगैरह डेवलप किए गए हैं। बफेलो की बात कर लेते हैं, जहाँ पे है हमारा बफेलो में, मैं लिख देता हूँ बफेलो में। ठीक है, बफेलोज में क्या है, एलो यस, आप समझ जाओ, बफेलोज लिख दिया है। यहाँ पे एक वैरायटी आया था, वैरायटी बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ब्रीड। ठीक है, जब भी हम एनिमल के केस में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीड। और अगर सब्जी फूलों की बात कर लेते हैं तो उसमें वैरायटी होगा। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, उसे कहते हैं गरिमा। ठीक है, गरिमा, महिमा और श्रेष्ठ, स्वरूपा, रजत, ललिमा, ये बफेलो की जो है ब्रीड है। काऊ में है करन फ्राइज और करन स्विस करके इसमें ब्रीड डेवलप किया गया था। और वही अगर हम बात कर लेते हैं क्लोनल, क्लोनल टेक्नोलॉजी होता है, जो कि शायद अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लोनल टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हम एक जैसा दूसरे तैयार कर देते हैं बच्चे। तो क्लोनल टेक्नोलॉजी से बताया गया था एक छोटा सा बेबी काऊ जो है, जिसे आप घर में पालतू रख सकते हैं। ठीक है, तो अब बेबी काऊ जो होता है वो बहुत छोटा देखने को मिलता है, जिसे हम क्लोनल टेक्नोलॉजी से क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं आगे का प्रोसेस।
जो कि हमारा मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क के बारे में समझ लेते हैं, दूध का कैसे प्रसंस्करण किया जाता है, रॉ मिल्क को कैसे हम स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ से बचा सकते हैं, कैसे हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है मिल्क में, पहले तो फैट वगैरह को चेक किया जाता है, इसमें कितना फैट है उसको अलग अलग किया जाता है, मतलब जैसे कि जिसमें ज्यादा फैट है तो उस वाले दूध को अलग किया जाता है, श्रेणी में बांटा जाता है। जब भी आप दूध को खरीदने जाते हैं तो आपको पता होगा कि डबल टोन मिल्क होता है, सिर्फ काऊ का अलग मिल्क आपको देखने को मिलता है पिंक कलर का, सिंगल टोन, डबल टोन, ऐसे करके फैट वाला, ठीक है, फुल क्रीम ऐसे करके आता है, तो उसको डिवाइड किया जाता है उस तरीके से। पास्चुराइजेशन क्या आता है, ये पहला टेक्निक है पास्चुराइजेशन का, जिसमें हीटिंग करते हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हमने हीट करना है, किल कर देना है पैथोजेनिक जो भी डिजीज बैक्टीरिया वगैरह है उसको, जर्म्स को किल कर देना है। उसके बाद अचानक से उसे ठंडे करना है ताकि ये अच्छे तरीके से पास्चुराइज हो जाए और इसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम काफी समय तक के लिए, ठीक है। इसके बाद होता है हेमोग्लाइजेशन, जो कि होमोजेनिजेस, उसके बाद का प्रोसेस है होमोजेनिजेशन के, इसके बाद का प्रोसेस है होमोजेनिजेशन, जो कि समगीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो कि फैट को तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, क्रीम जो है वो सेपरेट होता है, अलग जो फ्लोट होते हैं उसके दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए हमें इस चीज को करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में आए तो ये मेथड का जो है 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए रखा जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए यहाँ गर्म और ठंडे में किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मिल्क प्रोडक्ट जो होता है क्या क्या बने जाते हैं इससे, दूध का उत्पादन क्या क्या चीज होता है, तो जैसे कि आप चीज पनीर बनते हैं, इसमें आपको पता है कॉन्ग्लोटेड मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, कैजीन होते हैं, लेमन जूस के साथ इसको नींबू रस के माध्यम से जमा हुआ दूध को, प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, ठीक है। तो उससे अब बटर घी भी बनता है दूध से प्रोसेस्ड करके, कर्ड दही, ठीक है, दही बनते हैं, आपको पता होगा। स्किम्ड मिल्क बनते हैं, स्किम्ड मिल्क क्या होता है, मिल्क विद ऑलमोस्ट फैट एंड मैकेनिकली रिमूव, ठीक है, मतलब लगभग पूरी जो है वासा यांत्रिक रूप से निकाली गई दूध को हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क, ठीक। चलिए, मार्केटिंग लेवल पे हम मिल्क को समझते हैं, तो व्हाइट रिवोल्यूशन में, श्वेत क्रांति में आपको पता है कि स्टेट ऑफ फेडरेशन का रूल आया था, जो कि पहले वाले में हमने समझा है। तो ये हमारा कुछ डेयरी है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे अमूल, सुधा, नंदिनी, ऐसे मदर डेयरी, ऐसे बहुत सारे डेयरीज हैं जो अभी काम कर रही है हमारे इंडिया में। सबसे पुराना हमारा अमूल का है, तो उस टाइम से काम हो रहे हैं, और ये अलग अलग लेवल पे जो है वो प्रोसेसिंग कर करके दूध को बहुत दिनों तक क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। कंडेंस्ड मिल्क जो एक होता है जिसकी लाइफ टाइम बहुत होती है, 6 6 महीने के लिए आराम से इसको हम स्टोर करके रखते हैं, जो कि ऑफिस वगैरह में हम सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े पैमाने पे हम इसे सेल करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इसे हम प्रिजर्व करके रखें कॉफी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपको ब्लू इलिमिनेट्स किया गया है वो क्या है, वो मिडिल मैन फार्मर्स जो कि फेयर प्राइस में आपको बेचते हैं प्योरली मिल्क जो है वो फैट कंटेंट, और ग्रीन जो है वो बच्चाओं को क्या करता है, बिचौलियों को खत्म करना, जैसे कि वसा और फैट के आधार पर उचित मूल्य देता है। तो एक मिडिल मैन बीच में है, वो हमारा पैसा खा जाता है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रोकर जो है हमारा, तो ब्रोकर को खत्म करने का काम किया हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाला हूँ कि ये हमारा जो है एग्री फेयर जो है वो वेबसाइट है agrifare.in के नाम से, जहाँ पे आपको फ्री में एग्रीकल्चर के बुक्स मिल जाएंगे, जो कि बीएससी के बुक्स होंगे। यहाँ पे आपको नोट्स दिखेंगे, जो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ मिलेगा, तो ये एग्रीफेयर वेबसाइट पे मिलेगा, नोट्स आर्टिकल्स मिलेंगे। और मेन बात मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ, जो कि आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साथ में आपको A to Z जो है वो डिक्शनरी देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इस पे आप ध्यान देना, जरूर जरूर से ध्यान देना इस पे, ठीक है। चलिए, तो हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, कहने का मतलब कि हम वापस समझ लेते हैं जो हमने इस वीडियो में बात किया है। तो जो है AI डिपोजिट सीमेंट इनटू द कैर्बिक्स यूजिंग द रेक्ट्रोवेजनल मेथड, जो कि गर्भाशय ग्रीवा में रेक्टोवेजनाइल विधि से हमें क्या करता है कि हम स्पर्म को हम मतलब सीमेंट को हम क्या करते हैं, कैर्बिक्स में डालते हैं। तो ये आपको अब प्रोसेस आपको याद कर लेना है। वॉल्यूम मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सटेंडर्स, एक्सटेंडर से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जो जर्दी या फिर दूध की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद जो है हमें इसको स्टोर करने के लिए -196 डिग्री यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसे स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। डिजीज लाइक जो देख सकते हैं ब्रुसेलोसिस, या फिर यूजेस इलाइट जेनेटिक लाइक हॉल्स्टीन फ्रोजन में हमने
मतलब ये बहुत सारे चीजें को हमने चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ एआई या विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक चेंजेस विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ब्रीडिंग्स। ठीक है, चलिए आगे जो है उसे हम समझ लेते हैं, जो कि आपको याद रखना है। ये तो आपको याद हो ही गया, इतना पर मैंने बोल दिया है कि -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन हम स्टोर करते हैं। पास्चुराइजेशन का कितना टेम्परेचर होता है, 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए रखा जाता है। सर्विक्स जो होता है वो रेक्ट्रोवेजिनल होते हैं। एवी का मतलब होता है आर्टिफिशियल वेजिनल, जो कि मिमिक करता है नेचर को। कर्ड होता है, लैक्टोबैसिलस होते हैं। पनीर इक्वल टू कैजीन। आप देख सकते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन जो है 3 टायर कोऑपरेटिव के लिए आया था। फेयर प्राइस जो है वो फैट की परसेंटाइल के लिए। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, तो आप ये चीज को पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं फिशरीज के बारे में, एक्वाकल्चर के बारे में, यानी कि मत्स्य पालन और जल कृषि के बारे में। इससे पहले हमने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के पहले के चैप्टर में हमने बात किया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, एनिमल के जो भी प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसके बारे में, मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स समझा है, लैब स्टॉक के सीड्स के बारे में, केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें, सीयूईटी आईसीएआर का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कितने तरीके के फिश होते हैं, क्या क्या हम इसमें बात करने वाले हैं उसे हम समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इसमें समझने वाले हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के बारे में। फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे, कितने तरीके के फिश होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, किस किस स्थल में पाए जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, मछलियों के बारे में समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे एग्जाम ओरिएंटेड इसकी समरी के बारे में, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है एक्वेटिक एग्रीकल्चर। तो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द distinction between fish fisheries and aquaculture is the first step in aquatic agriculture sciences। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर साइंसेस मतलब कृषि विज्ञान में आपको ये समझना जरूरी होगा कि एक्वाकल्चर होता क्या है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा फिश और फिशरीज क्या होते हैं। देखिए, आपको तो पहले से पता होगा कि फिश मतलब होता है मछली। ठीक है, फिश मतलब हो जाएगा मछली, और फिशरीज हो जाता है जहाँ पे हम मछली के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर क्या होता है, जो पानी में जिससे फिश के साथ साथ जो भी जीव होते हैं जिसकी रेडिंग करते हैं उसे हम कहते हैं एक्वाकल्चर। लेकिन ये तो बेसिक्स हो गया, ये एग्जाम पे ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आप समझ लीजिए। फिशरीज क्या है? फिशरीज वो एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्री है जिसमें फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल को कैच करके पकड़ना, प्रोसेस और सेल करने को हम कहते हैं फिशरीज। अगर वही एक्वाकल्चर की बात कर लेते हैं तो एक्वाकल्चर हमारा क्या हो जाएगा, एक्वाकल्चर में फिश, श्रिम्प या फिर सी वीड आदि को कंट्रोल इन्वायरमेंट या जैसे कि पॉन्ड, टैंक, सी कैव्स में अगर ग्रो किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्वाकल्चर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। फिर से आपको मैं समझा देता हूँ कि एक्वाकल्चर क्या होता है। तो एक्वाकल्चर का एम क्या है? तो एक्वाकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स इज कंट्रोल वाटर इन्वायरमेंट लाइक पॉन्ड, टैंक, सी केजेस। तो अब समझ गए होंगे कि क्या होता है। देखिए, आपको आसान भाषा में समझा दिया, लेकिन अभी हमने बात किया है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की। लाइफ स्टॉक में हमने क्या क्या पढ़ा है? लाइफ स्टॉक में हमने अभी तक काऊ के बारे में पढ़ लिया है, अपने हेन के बारे में, मतलब पोल्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसमें कैटल ब्रीडिंग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन अभी हमारी बारी है एक्वेटिक के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि जो जलीय जीव होते हैं उसके बारे में, और खास करके हम फिशरीज पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस होंगे, बाकी जो भी सी जैसे कि सी हॉर्स हो गया या फिर प्रॉन्स हो गया, वो सबको एक सेक्शन में रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिलेबस चेक इसलिए मैं बहुत जरूरी है क्योंकि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं फिशरीज से, वो अभी हम डील कराने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होता है मछली। तो एक कोल्ड ब्लडेड aquatic vertebrate animal that breathe oxygen through gills, moves using fins and typically has a body covered in scales। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है एक कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट एनिमल है जो कि सांस लेता है अपने गिल से, मूवमेंट करता है अपने फिन से, और ये उसका बॉडी जो है वो स्केल्स पे पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, स्केल्स जिसे हम आ,
कह सकते हैं अपने अपने भाषा में अगर कहें देसी भाषा में कहें, जब भी आप मछली खरीदने जाते हैं तो इसकी जो ऊपर की जो परत होती है, जो स्केल्स होती हैं, ठीक है, ये आपको जो ऊपरी परत देखने को मिलती है स्केल्स, इसे हम कहते हैं चोइटा, ठीक है, इसको बोलते हैं चोइटा हटा देने की। जब भी हम खाते हैं तो इसके ऊपर की सेल्स बहुत हार्ड होती है और इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझाते हैं कि एक ठंडे खून वाला जो कहते हैं अश्मतापी क्या होता है। तो आपको पहले ये कंफर्म होना पड़ेगा, आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोल्ड ब्लडेड क्या होता है और वार्म ब्लडेड क्या होता है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप जान जाएँगे तभी आपके दिमाग में जो है वो संरचना हो पाएगी, आप समझ पाएँगे कि एक्चुअल में कोल्ड ब्लडेड होता क्या है। मैंने बोल दिया कोल्ड ब्लडेड, तो आपको क्या पता चला कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, ठंडा खून? जी नहीं, cold blooded animals cannot maintain a constant body temperature, their body temperature depends on the environment। कहने का मतलब ये है कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो निर्भर कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं इन्वायरमेंट पे निर्भर रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड फिश होता है मतलब ये खुद अपने बॉडी का टेम्परेचर मतलब थर्मल की बात कर रहे हैं, इनके अंदर वो थर्मल वाले जो है वो सिस्टम नहीं होते हैं कि खुद टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, स्वेटिंग कर लेंगे, पसीना निकाल देंगे शरीर से, अंदर का शरीर का तापमान ठंड हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है? ये स्वेटिंग नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब जो बाहर का वातावरण होगा। कहने का मतलब पानी अगर मान लो कि इसको आपने टब में डाल दिया है और टब का जो पानी है वो क्या है, वो बहुत गर्म है, तो इसका बॉडी भी गर्म हो जाएगा। अगर ठंडा है तो इसका बॉडी भी ठंडा रहेगा। तो ये होता है कोल्ड ब्लडेड। अगर वही वार्म ब्लडेड की बात करूं, जैसे पहले मैंने बता दिया कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोल्ड ब्लडेड का एग्जांपल ताकि आपको याद रहेगा। पहला तो हो गया फिश, ठीक है, ये सबको दिख रहा है। दूसरा हुआ रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल। और एक और दे देता हूँ एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस। ये सब हो गया कोल्ड ब्लडेड। अगर वही वार्म ब्लडेड की बात करें तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है वो मेंटेन करते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मान लो बाहर गर्मी है तो शरीर को क्या कर देते हैं, हम ठंडा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि कुछ बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, एनिमल हो गया, और बहुत सारे जो एनिमल्स में आते हैं। इसके साथ साथ मैमल्स भी मैंने लिख दिया है, इसमें ह्यूमन भी आएंगे, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे काम करता है। चलिए फिश की जो संरचना होती है, मतलब इसकी कैसे कैसे बनावट है, इसका क्या यूज है, वो अभी हम समझने वाले हैं। इससे पहले आपको मछली पहचानने की कला मैं बताने वाला हूँ। कुछ कुछ मछलियाँ जो है वो आप पता कर सकते हैं। हालाँकि ये यहाँ पे ज़िक्र हुआ था वर्टिब्रेट एनिमल से। वर्टिब्रेट जो होता है हैज़ अ बैकबोन, उनकी बैकबोन होती है, ठीक है? ये रीढ़ की हड्डी है, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है फिशरीज और एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंस है। देखिए, फिशरीज जिसे हम मत्स्य पालन उद्योग के नाम से हम जानते हैं, जिसमें क्या होता है कमर्शियल इंडस्ट्री एक लगा होता है, ऑक्यूपेशन होता है, जहाँ पे एक पॉन्ड में, तालाब में, समुद्र में हम क्या करते हैं, नेट फेंकते हैं और फिशिंग करते हैं। फिशिंग कहने का मतलब है मछली को पकड़ना, ठीक है? थ्रू नेट। नेट का इस्तेमाल करते हैं मछली को पकड़ने के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, फिशरीज कहेंगे। और वही एक्वाकल्चर की बात कर लेते हैं तो जल कृषि, जिसे हम कल्चर फिशरीज, कंट्रोल्ड फार्मिंग, ब्रीडिंग और रियरिंग के ऊपर बात करते हैं। जैसे कहने का मतलब दोनों में मछली हमने मछली की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं एक शिप है जो कि समुद्र में है और ये नेट फेंक रहा है और इसमें से मछली पकड़े गए हैं, ठीक है, इसे फिशिंग कहते हैं, मछली पकड़े गए हैं। और वही एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है जिसकी चेम्बर डिवाइड की गई है और यहाँ पे मछली को पाला जाएगा और फिर पकड़ा जाएगा। तो ये दोनों में कितना अंतर है, बहुत का अंतर है। दोनों में मछली के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ओपन है ये स्पेस जहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है। मतलब ऑफ कोर्स सी में, समुद्र में कोई मछली पालन तो करता नहीं है, वहां पे तो जो ऑटोमेटिक जो मछली की प्रजनन होती है, मछली जो पहले से उपलब्ध है उसी को हम पकड़ रहे हैं। लेकिन एक्वाकल्चर में हम मछली के जीरे डालते हैं, क्या मतलब मछली के जो सीड्स होते हैं, मतलब इसके जो बच्चे होते हैं,
उसके जो अंडे होते हैं उसको हम डालते हैं, उससे रेयरिंग करते हैं, इससे छोटे-छोटे से बड़े होते हैं, बड़े-बड़े से बड़े-बड़े होते जाते हैं और अलग-अलग चेंबर में डिवाइड होते हैं, अलग-अलग ब्रीड्स के अलग-अलग चेंबर्स में डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड डेज। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप एग्री सॉरी आप एग्री फेयर का यूट्यूब चैनल पे विजिट करें जहाँ पे आपको फिशरीज का ठीक है फिशरीज का एक वीडियो दिखेगा उसको देखिए वहाँ पे प्रोसेस बताया गया है पूरा कि कैसे कहाँ पे क्या होता है कैसे बच्चे निकलते हैं कैसे जो है वो मछली का कैसे मतलब कहने का मतलब कि जीरा का कैसे कंट्रोल होता है उसके बाद का जो स्टेजेस है कौन कौन से दाना खिलाए जाते हैं कितने कितने तरीके के जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है मतलब मछली को हम अब क्या करते हैं प्रोड्यूस नहीं कह सकते हैं कि आ, हम लोग कितने इसकी कल्चर करते हैं या एक्वा कल्चर की बात कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझा देते हैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फिश की मतलब मछली की तो देखिए सामान्य रूप से अगर हम मछली की बात करें तो मछली तो बहुत तरीके के होते हैं बहुत सारे इसकी बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या है आपको देखने को मिलेगी टाइप्स ऑफ वैरायटी मतलब वो वैरायटी नहीं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्रीड्स की तो बहुत तरीके के हैं हालांकि हैबिटेट की बात कर लेते हैं जो आवास की बात करते हैं दे आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक एनिमल्स अनेबल टू सर्वाइव ऑन लैंड आपको पता है कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी कहने का मतलब ये है कि जो मछली है ठीक है जो का पार्ट लेकिन ये सीरियस नोट है मछली सिर्फ पानी में ही रह सकती है और इसे अगर लैंड पे आप रखोगे तो वो मर जाएगी क्योंकि आपको पता है कि ये किस टाइप का है आपको इसका नेचर मैंने अभी बताया है ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है उसके साथ साथ ये श्वास लेते हैं जो मौजूदा पानी में जो ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन ग्रहण करती है ठीक चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी व्हीकल्स रेस्पिरेशन जैसे कहने का मतलब कि सांस लेने का जैसे हम लोग नोज से सांस लेते हैं ऑक्सीजन डायरेक्ट इनहेल करते हैं लेकिन इनका होता है एक अलग सा फंडा जो कि गलफड़े से सांस लेती है ठीक है लंग से नहीं इंस्टेड ऑफ लंग्स दिस यूज गिल्स टू फिल्टर एंड ब्रीथ द डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर तो ये हमारे से ना ज्यादा कह सकते हैं कि जो मछली होती है मछली का बहुत ज्यादा एडवांस ब्रीदिंग सिस्टम होता है हम सिंपल से नोज से इनहेल करते हैं और वो जा करके फिर फिल्ट्रेशन होती है हमारे लंग्स वगैरह में जाती है वापस से और ब्लड के साथ मिक्स होती है लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो ये ऑक्सीजन है ठीक है जो रेगुलेट होती है हमारा सांस जो है वो मतलब शरीर को ऑर्गन्स को चलाने के लिए जो रेगुलेट होता है तो ये एक सिंपल सा सिंपल नहीं कह सकते वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन या फिर अकॉर्डिंग टू एनिमल जो है फिश को छोड़ करके फिश जो है वो अलग तरीके का एक जीव है जिससे पानी में से ऑक्सीजन निकाल करके ऑक्सीजन ग्रहण करती है और फिर पानी को क्या करती है बहा देती है मतलब इधर से पानी इनटेक होता है और इधर से क्या हो जाता है मतलब समझ लीजिए इधर ही इनका इनलेट लगा और इधर आउटलेट लगा है ठीक है डिस्पर्स कर देती है पानी यहाँ से तो ये है प्रोसेस पूरा ऑक्सीजन को डिसॉल्व करती है और पानी को वेस्ट निकल जाता है जो पानी इसमें से ऑक्सीजन उसको प्रवाहित कर देती है अब समझते हैं लोकोमोशन और टेम्परेचर के बारे में क्या होता है ये और कभी आपने ये सुना है कि लोकोमोशन के बारे में फिर इसके ऑप्शंस के बारे में कि क्या क्या प्रयोग है किसका काम क्या क्या है तो देखिए अभी तो हम समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फिश कैसे कैसे होते हैं बेस्ड ऑन हैबिटेट स्केलेटन इसके बारे में समझेंगे इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका यूज क्या है क्या क्या टाइप के देखने को मिलते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है लोकोमोशन via fins they swim and balance themselves in water using various fins dorsal pectoral pelvis and caudal tail fins अब ये सब का काम क्या है आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे जो है सिर्फ तैरने का काम करती है क्या तो नहीं देखिए लोकोमोशन होता है लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना को हम लोकोमोशन बोलते हैं टेम्परेचर का मतलब आपको पता है कि तापमान होता है लेकिन फिश जनरली कोल्ड ब्लडेड होती है ठीक है एक्टोथर्मिक होती है ये बॉडी टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो हम समझते हैं लोकोमोटरी के बारे में लोकोमोटरी होती क्या है
तो देखिए पेक्टोरल फिन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये है पेक्टोरल फिन्स, इसे पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। तो ये साइड आगे की तरफ होती है, इसकी फंक्शन क्या है? तो इसकी फंक्शन होती है स्टीयरिंग, मतलब जैसे कि ये कार हो गई, कार की जो ये स्टीयरिंग हो गई, वैसे ही आज सेम जो है वो फिश का ये स्टीयरिंग होता है पेक्टोरल। इससे क्या होता है? इससे बैलेंस करने का काम होता है, दाएं बाएं जाना, ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल करने का काम होता है। वही सेकेंड हमारा है पेल्विस। पेल्विस का क्या होता है? ये आपको पीछे देखने को मिलता है, वो स्टेबिलिटी यानी मतलब संतुलन बनाए रखने के लिए या फिर स्लो मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए पेल्विस का काम होता है। वही अब कॉर्डल फिन की बात कर रहे थे। कॉर्डल फिन क्या होता है? जो पीछे जो टेल दिखती है, टेल एंड जो होता है, इसका मेन क्या होता है? प्रोपल्यूशन, आगे बढ़ना, स्पीड देना। ये स्पीड इसी से इंक्रीज होती है और आगे बढ़ने का काम करती है कॉर्ड, ठीक है। अब बाद में हम बात करें इसका डोर्सल फिन की। डोर्सल फिन जो ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, वो क्या होती है? तो रोलिंग करने का काम होती है, बॉडी को टिल्ट करना, रोकना, इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेक जैसा काम करती है ये, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं है कि जहां मन किया सुंदर दिखने के लिए लगा दिया। पूरी मूवमेंट इनकी संरचना की गई है इसी तरीके से, इसको चलना है, रुकना है, तैरना है तो किस एंगल से तैरना है, कैसे मूवमेंट करना है, कैसे ब्रेक लगाना है, ये सब इस पर डिपेंड करता है, इसके फिन्स पे, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड के बारे में हमने बात कर लिया है। देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो आउटर जो हमारा वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर ये मतलब इसका इंटरनल तो मेंटेन करने का प्रक्रिया नहीं है, मतलब जैसे बाहर का टेम्परेचर रहेगा वैसे ही ये भी रहेगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको ही पता है मछलियां मर जाती है, मरने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ठंडी हो, बर्फ वगैरह जम जाए, या फिर पानी में क्रिस्टलाइन फॉर्म होने लगे, या फिर इतनी ठंडी हो जाए जिसमें इन लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो ये मछलियां मर जाती है, ठीक है। अब समझते हैं बॉडी कवरिंग के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि शारीरिक आवरण के बारे में समझेंगे क्या होता है, और प्रजनन के बारे में भी समझेंगे। पहले बॉडी कवरिंग के बारे में समझते हैं। ये होता है स्लिपरी म्यूकस लेयर होता है प्रेजेंट इनके ऊपर, जो थोड़ा सा तेल तेल टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप मछली पकड़ोगे तो फिसल के भागेगी। क्यों भागती है ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट फिशेज हैव streamlined shape to cut through water easily. Their skin is covered in protective overlapping scale and a slippery mucus layer to prevent infections. पानी की आसानी से जो होता है चीरना, मतलब बीच जैसे कि ये इनके जो माउथ के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये मछली ऐसा क्यों नहीं होता है? आपने सोचा है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में मछली क्यों नहीं होता है? क्यों ऐसे होता है? एक्चुअल में इन्हें स्विम करना होता है, और पानी को तेज गति से काटने के लिए इनका डायरेक्शन ऐसे नुकीला आगे से होता है, कि माउथ का जो शेप होता है वो। तो इससे मदद करती है, बॉडी जो है वो कवर होता है एक म्यूकस, स्लिपरी म्यूकस से इसका लेयर होता है, इसे और इसे डिजीज वगैरह से बचने के लिए, पानी से, पानी को काटने के लिए बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। साथ में ये खुद का बचाव भी करते हैं, प्रोटेक्टिव सील्स होता है इनका, ठीक। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के बारे में। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो मोस्टली जो ओविपेरस होती हैं, जो एग ले करती है, मीनिंग फीमेल्स ले थाउजेंड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इन द वाटर विच आर देन फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली बाय द मेल। देखिए, ये ये फिश जो है, फिश के इंटीमेसी, मतलब फिश के बीच का जो कनेक्शंस होता है, मेल फिश का या फिर फीमेल फिश का, तो ये दोनों में ऐसा नहीं है, ये दोनों में प्रजनन की प्रक्रिया अलग है, लेकिन इंटीमेसी भी अलग होती है। तो दोनों में कहते हैं कि दोनों में ऐसे प्यार होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये होता है जिनकी संरचना होती है एक ही ब्रीड के, जो इसके पास पास, सपोज कि ये रानी है, ये ये रानी है, और ये राजा है, ठीक है। रानी है और ये राजा है, और ये इसने स्पर्म को इसने, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रानी है और ये राजा है, ठीक है। तो इसने एग को ले किया, अनफर्टिलाइज्ड एग को, और ये अटैच हुआ किससे? तो ये हुआ मेल से, ठीक है। मेल यानी कि जो राजा है उससे, इसके स्पर्म के बाद क्या होती है? ये दोनों की मिलाप होती है, और ये दोनों की मिलाप होने के बाद फर्टिलाइज होते हैं।
तो ये एक्सटर्नली होता है, मतलब इसके इंटरनल ऑर्गन से ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही जो है वो बच्चे पनप जाते हैं और बच्चे निकलते हैं, जी नहीं, इसके बाहर में एक्सटर्नली इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो ये प्रक्रिया समझ गए। शायद आपने अगर पहले नहीं जाना होगा कि एक्शन में ऐसा अगर होता है तो एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये पहले से पता था। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फिश, मतलब मछलियों के कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप की मछलियां देखने को मिलती है। कहने का मतलब रंग रूप सूरत की बात नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैसे कैसे होते हैं। तो बिना किसी देरी के आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि मछलियाँ कहाँ-कहाँ, किस-किस बात पे डिपेंड करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे दिखेंगे वो, उसके साथ-साथ मछली के क्या स्वरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम हैबिटेट पे बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या होता है फ्रेश वाटर फिशेस, ब्रैकिश वाटर फिशेस और मैरीन सैल्ट वाटर फिशेस, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ कि बेस्ड ऑन हैबिटेट देखिए, तो फ्रेश वाटर फिश की बात कर लेता हूँ, जो नदियाँ, तालाब में जो होते हैं, पाए जाते हैं, वो कौन-सा होता है? तो मैं अभी आगे बताऊँगा, जैसे कि मान लो कि रोहू हो गया, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मैरीन फिश क्या हो गया? तो देखिए मैरीन फिश इन एग्रीकल्चर स्टडीज एंड एक्वाकल्चर फिशेज आर प्राइमरी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वाटर। तो हम वाटर पे बात कर रहे हैं, अलग-अलग पानी पे। तो हमने मैरीन की बात किया, ब्रैकिश की बात किया, तो मैरीन में क्या होता है? तो यहाँ पे एक टूना होता है, टूना फिश, ये मैरीन में पाए जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे हाई सैल्ट होता है, ओशियन सी की बात करें, जहाँ पे नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मिक्स सैल्ट की बात करेंगे जिसको हम ब्रैकिश वाटर फिशेज कहते हैं, और जहाँ पे सैल्ट नहीं होती है, रिवर और लेक की बात कर लेते हैं, इसे हम फ्रेश वाटर फिश कहेंगे। तो मैरीन फिश की बात करें, टूना, ब्रैकिश फिश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हिल्सा पाया जाता है। हिल्सा फिश जो होता है वो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे स्केलेटन के ऊपर। तो बोनी फिश जो होता है वो हड्डी वाला फिश कहा जाता है इसको, ठीक है। और वही अगर फीडिंग की बात करते हैं, हर्बीवोरस होता है, प्लांट खाते हैं, कैनिवोरस मीट खाते हैं, ओमनीवोरस दोनों खाते हैं। तो फीडिंग जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग मछली का, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं फ्रेश वाटर के बारे में कि फ्रेश वाटर में क्या पाया जाता है। तो देखिए फ्रेश वाटर फिश जो होता है, फिश दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स lives in freshwater bodies such as rivers, lakes, inland ponds where the salt content is negligible, less than 1.05%. These are most common focus on Indian inland aquaculture. तो जो ज्यादातर हमारे जो पॉन्ड्स वगैरह में, मतलब ऐसे कह सकते हैं पोखर तालाब में जो पाए जाते हैं सीप, या फिर जिसकी रेयरिंग करते हैं, वो मछलियां कौन होती है? वो होती है रोहू, कतला, जिसकी परसेंटाइल जो सेल्ट की परसेंटाइल 1.5 से कम होती है, ठीक है, मतलब नमक न के बराबर होती है। तो ऐसे में ये सब पाए जाते हैं। और मृगल, ये सब फिश जो है इसमें होता है, इनके लिए सुटेबल होता है ये। वही अगर हम बात कर लेंगे मैरीन और सैल्ट वाटर की, वो सैल्ट वाटर फिशेज जो है, मतलब समुद्री मछलियां, तो कौन कौन से होते हैं समुद्री मछलियां? जैसे कि पहले आपको ये बता देता हूँ कि फिशेज दैट लाइव इंटायरली इन द हाईली सैलिन वाटर, मतलब बहुत ज्यादा नमकीन जो है पानी में जो लोग रहते हैं, जो मछलियां रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सैल्ट वाटर फिशेज। तो कौन कौन सा आता है? तो है ये टूना आता है, सैरडीन आता है, मैकेरेल आता है और पोम्फ्रेट आता है। तो ये जो मछलियाँ का मैंने आपको बताया है कि कैसे-कैसे जो है वो देखने को मिलते हैं, किस टाइप के जो है वो मछलियाँ देखने को मिलती है। हालाँकि इसका हिंदी नाम थोड़ा-सा अलग होता है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से इसको जाने जाते हैं। अब समझते हैं ब्रैकिश वाटर फिशेस। तो ब्रैकिश मतलब कि खारे पानी की मछलियां, मतलब पानी होती है, हल्का हल्का नमक, मतलब मिक्स होता है, उसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हिल्सा, हिल्सा जो होती है मछलियां वो पाई जाती है, जो कि माइग्रेट होती है सी से, मतलब समुद्र से जो है वो माइग्रेट करके यहाँ पे आती है, ठीक है। चलिए आगे हम समझ लेते हैं याद करने की प्रक्रिया। तो डायग्राम से आप समझ लीजिए टाइप्स ऑफ फिशेस बेस्ड ऑन हैबिटेट, हैबिटेट के ऊपर जो है क्या क्या होता है। तो फिश टाइप जो है फ्रेश वाटर में नेग्लिजिबल होता है, 1.05%।
इसमें नमक न के बराबर होती है, जो कि रिवर, लेक, इनलैंड पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, जिसमें क्या-क्या होता है, रोहू होता है, कतला होता है, मृगल होता है, एमसी होता है। वही ब्रैकिश वाटर की बात कर लेते हैं, इसमें मिक्स्ड फिश प्लस सैल्ट वाटर होता है, दोनों मिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी हैबिट क्या होता है, तो रिवर माउथ्स में यहाँ देखने को मिलता है, स्टोरेजेस लगून्स में आपको ये पाए जाते हैं, जहाँ पे हिल्सा और मूलेट देखा जाता है। मैरीन सेल्ट वाटर की बात करते हैं, जो कि हाईली सैलीन होते हैं, क्षारीय, बहुत ज्यादा नमकीन होते हैं, ठीक है, सॉरी क्षारीय बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नमकीन होते हैं। ओशन सी जो होता है, मतलब डीप सी में पाए जाते हैं, वो क्या-क्या होता है, तो टूना होता है, सार्डिन्स होता है, मैक्रेल होता है और पोम्फ्रेट हो जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको याद करने के लिए। ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम समझ रहे हैं, जैसे कि आप फिश और फिशरीज की बात कर रहे हैं, फिश एंड फिशरीज, तो डेफिनेशंस हमने समझा, फिश के बारे में समझा, फिशरीज क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी मछलियाँ होती है, एक्वाकल्चर क्या होता है, और एक्वाकल्चर के बारे में हमने समझ लिया अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशंस, फिर एक्वेटिक क्या होते हैं, इसके हैबिटेट के बारे में, गिल्स रेस्पिरेशन के बारे में, फिन्स लोकोमोशन के बारे में, कोल्ड ब्लडेड के बारे में, स्केल्स और म्यूकस के बारे में, और यहाँ पे हमने समझा विपेरस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के बारे में कैसे होता है। तो ये आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारा वेबसाइट है एग्रीफेयर.in, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर बुक्स, जो कि फ्री में आप ई बुक ले जा सकते हैं विदाउट एनी परचेजिंग। ये फ्री बुक है, जहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बुक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको मास्टर्स के भी बुक देखने को मिलेंगे, नोट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। खास बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे क्विज देखने को मिलेगा, जिसको आपको अटेम्प्ट करने ही करनी है 100% इस लेक्चर को देखने के बाद। इसके अलावा यहाँ पे आपको ए टू जेड जो है वो डिक्शनरी देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर होगा एग्रीकल्चर के ऊपर। हर एक वर्ड्स का डेफिनेशन होगा छोटा छोटा सा, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसका आगे का समरी। तो हमने समझा टाइप्स ऑफ फिशरीज के बारे में, मतलब कि ऑन द बेस्ड ऑफ किस चीज के बारे में, तो बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि हमने अलग अलग चीजों को समझा, स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा कि कैसे कैसे तरीके के देखे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब स्केलेटन के बारे में, हैबिटेट के बारे में, फीडिंग के ऊपर। तो पहला जो है हमने समझा सैलिनिटी के बारे में, फ्रेश वाटर के बारे में, ब्रैकिश के बारे में और मैरीन के बारे में, किस किस में कौन कौन सा मछलियाँ पाया जाता है उसके बारे में। तो ये सब आप दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि मछलियाँ बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन वो सब उतना मायने नहीं रखता है, जो सिलेबस में है वही मैंने। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो सुंदर, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पे आपका यूनिट सेकेंड जो है वो क्या हो रहा है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यूनिट थर्ड में बात करते हैं, और मिलते हैं थर्ड यूनिट में क्रॉप प्रोडक्शन पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।